तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th के जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना उसको सॉल्व करेंगे। तो मतलब सारे को सॉल्व कर देंगे ये मान लो। और ये भी समझ के देखो क्या होता है कि हम डायरेक्ट आंसर ढूंढते हैं क्वेश्चन का, लेकिन अगर हम समझ लेना कि आखिर ये आंसर आया कैसे, तो वो क्या होता है लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो ये सारे न्यूमेरिकल जितने भी है देखो मैथमेटिकली है एक तरीके से, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट पे बेसिस है कि ये ऐसा क्यों है। तो आप सब समझने की कोशिश करना। आई होप के जितना ही मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। तो बकवास को बंद करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पहले पढ़ना है। पढ़ो पढ़ो, ठीक है। यहां से आपका आंसर है जो मैं बताऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर यहां से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यहां से यहां तक पढ़ना है, ठीक है। देखो देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो एक्चुअली जो इसका आंसर है ना बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, इसका आंसर बहुत छोटा है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, देखने लेकिन करने में बहुत छोटा है। चलो अब देखते हैं। तो क्या कह रहा है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एथनिक एसिड। ठीक है, क्या कह रहा है, एक सोडियम एक रिएक्शन करवाया गया किस किसमें इसको इससे रिएक्शन करवाया गया। कहा गया इससे रिएक्शन करवाया गया, राइट। इसको इससे रिएक्शन करवाया गया। इतना क्लियर हुआ पहले। तो इतनी सी बात में इतनी बात लिखी है। ठीक है, ये कह रहा है कि रिएक्शन हुआ जिसमें ये था, ये क्या, इसका क्या नाम था, सोडियम कार्बोनेट, और एक और था जिसको हम कहते हैं एथोनिक एसिड, ठीक है, जो 6 ग्राम था। इतना समझ में आया। यहां से यहां तक में सिर्फ इतनी ही बात बोली है। एक रिएक्शन करवाया गया जिसमें सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम लिया गया और 6 ग्राम एथोनिक एसिड लिया गया। क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारा प्रोडक्ट आया वो कितना आया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो प्रोडक्ट में क्या आया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और क्या निकला, वाटर निकला। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एक और चीज है इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये 3 चीज निकली हमारी प्रोडक्ट से। क्लियर। तो अब देख क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट को ये प्रूफ करता है कि नहीं करता है, उससे एग्री करता है कि नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है। देखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो मैंने बता रखा होगा, अगर नहीं देखी है तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो ये कहता है कि जो भी आप रिएक्टेंट्स लेंगे, देखिए रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखा है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखा है ना, तो जो रिएक्टेंट्स है उसको मान लीजिए ये दो जो ए बी है ना, ये कोई एलिमेंट हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स हो गए, ये 2 एलिमेंट्स हो गए। और ये दो देखिए रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ए जो है बी से रिएक्ट कर रहा है। इतना समझ में आया। अगर ए बी से रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करने के बाद हमें क्या फॉर्म हुआ, ए बी फॉर्म हुआ। इतना क्लियर। तो जो रिएक्ट करता है उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो उसका कॉन्सिक्वेंस आता है, उसका रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं ना। जो हमारा रिजल्ट निकलता है, जो भी सब्सटेंस नया बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस साइड जो भी होगा वो रिएक्टेंट्स होगा और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इतना क्लियर हुआ। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल दे रखा है। मान लीजिए ये ए बी हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स है। इतना समझ में आया। और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किधर है, किधर किधर होता है आपको पता है। तो मान लीजिए ये दो कोई एलिमेंट है, पहले एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट भी हो गया। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है कि मान लीजिए
कि ये हमारा कितना था, 1 था 1 kg मास का, ठीक है, ये बी था हमारा 1 kg मास का, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ना वो 2 kg आएगा, ठीक है, कि मतलब जितना भी मास हमारा रिएक्टेंट्स का होगा उसका जब हम सम कर देंगे तब उतना ही इक्वल मास हमारा प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। मगर अगर इधर मान लीजिए, अगर किसी इधर मान लीजिए, ये लिख देता हूं मैं पहले, रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है। अभी आपको पता चल गया रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो इस साइड होंगे वो रिएक्टेंट्स होंगे, जो उस साइड होंगे वो, जो आंसर आएगा हमारा प्रोडक्ट आएगा रिएक्शन करने के बाद। तो मान लीजिए रिएक्टेंट्स हमारा सबको ऐड करते करते ये पूरा आ गया 5 kg मास का रिएक्टेंट्स था, ठीक है, तो ये कह रहा है अगर 5 kg मास का रिएक्टेंट्स है तो 5 kg प्रोडक्ट भी होना चाहिए, मतलब मास जो है वो इक्वल होना चाहिए, मास जो है वो इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हुआ? तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, जो हमारा ये कहता है, क्या कहता है कि इसलिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये फॉलो करता है ये क्वेश्चन अगर ये बात फॉलो करती है, जितना भी रिएक्टेंट्स है उसका सम करने पे उसका मास निकल जाएगा, और जितना प्रोडक्ट है उसका सम करने पे उसका मास निकल जाएगा। अगर इक्वल है, दोनों का मास अगर इक्वल है ना, तो हमारा क्या है, ये एग्रीमेंट सही बात बोलेगी, मतलब ये एग्रीमेंट प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई सही है, ये इसको फॉलो कर रहा है। अगर इक्वल निकला तो फटाफट ऐड कर दो। देखो हमारा ये 5.3 ग्राम रिएक्टेंट्स पहला, दूसरा रिएक्टेंट्स का मास हमारा 6 ग्राम है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो गया, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम। टोटल को ऐड कर दिया ना भैया, रिएक्टेंट्स जो थे उसको हमने ऐड कर दिया। अब हमें करना है किसको ऐड, प्रोडक्ट वाले को। तो देखिए प्रोडक्ट वाला कहां पे है, यहां से प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो 2.2 ग्राम, और दूसरा हमारा क्या है 0.9 ग्राम, एंड उसके बाद है आपका 8.2 ग्राम। तो हमने इस साइड किसको ऐड कर दिया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स को, और उस साइड किसको ऐड कर दिया, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट को। इसको आप अब देखिए इसका सम करें कितना आएगा हमारा 11.3 ग्राम, और ये भी आपका आएगा 11.3 ग्राम। आप चाहिए तो ऐड करके देख लीजिए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आप बाद में लिख देना इसके नीचे कि 10 द ऑब्जर्वेशन, 10 इट फॉलोज लिख दो यार, 10 इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? कोई दिक्कत आई नहीं आई? हमें क्या करना था, बस रिएक्टेंट्स का मास को ऐड करना था, प्रोडक्ट के मास को ऐड करना था, देखना था दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है ये, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। देखो बहुत बड़ा लिखा है, बहुत कंफ्यूजन है। देखो पहली चीज समझो, यहां से लेके यहां तक समझो, यहां से लेके यहां तक ये कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वो हम कंबाइन करेंगे 1:8 में। कोई गलत बोल रहा है भैया? लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर H2O को हम देखें, देखो H2O को हम देखें का जो है, मतलब वाटर बनाने के लिए देखो एक मॉलिक्यूल की जरूरत है, इस मॉलिक्यूल से वाटर बन जाएगा। तो इसमें क्या है, इसका प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या है इसका लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ये है कि H जो है ना, H वो आपका 2 है। हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक मास निकालो 1U होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2U हो जाए, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन वो आपका 16U। इसको प्रोपोर्शन में डालो, कैसे सर, ऐसे करके, कोई दिक्कत। U से U काटो, 2 से 16 काटो, 1 और 8, ये कितना आया 18। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये कह रहा है कि 1 ग्राम जब हम हाइड्रोजन लेते हैं ना, ठीक है, हाइड्रोजन, तो आपका बनता है कितना, 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को प्रोपोर्शन में डाल के आप बता सकते हो कि वाटर का
मॉलिक्यूल है, वाटर बन गया है ना। जब हम 1 ग्राम ऑफ, अच्छा कैसे पता चला सर ये 1 ग्राम ही है? 1 ग्राम आपको यहाँ से देखो, ये 1 है ना, यही 1 ग्राम है, और ये जो 8 है ना, यही 8 ग्राम है। क्लियर? 1 ग्राम क्या था आपका, 1 के साइड पे क्या था, 2U मतलब हाइड्रोजन, और 8 के साइड पे क्या था आपका, O मतलब ऑक्सीजन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं हुआ ना सर? तो अब आपको क्या करना है, आपको पूछ रहा है अगर 3 ग्राम अगर हम क्या लें, हाइड्रोजन लें, पढ़ो ध्यान से देखो, 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन लें, 3 ग्राम हाइड्रोजन लें तो कितने ग्राम, क्वेश्चन मार्क लिख देते ना, क्वेश्चन मार्क, ग्राम, कितने ग्राम आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, कितने ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा? बताओ कितना हार्ड सवाल है। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो 8 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो दिमाग लगाओ ना, 16 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो कितना ग्राम, 24 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। देखो मैंने लाइन से निकाल दिया है ना, 1 ग्राम का अगर इतना है तो 2 ग्राम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 3 ग्राम को 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं 1 ग्राम का आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। 2 ग्राम का आपने इससे क्या किया, इसी 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आपका। 3 ग्राम के लिए इसी को आपने 8 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 ग्राम के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो 8 को, 2 ग्राम के लिए 8 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद 3 ग्राम के लिए 8 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे मान लो कि 6 ग्राम होगा तो बताना अब आंसर कितना होगा। अगर यहाँ पे 6 ग्राम होगा तो आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ये 6 ग्राम क्या है आपका, हाइड्रोजन है 6 ग्राम, तो आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी, समझ में आ गया ना। तो 6 ग्राम और 10 ग्राम का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो क्या कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है आपका जो डाल्टन्स आपने डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी है ना, जो आपने डाल्टन्स थ्योरी पढ़ रखी है, उसमें ये पूछ रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में कौन सी थ्योरी बता रही है, कौन से नंबर की थ्योरी बता रही है। तो आपको बस आंसर लिखना है। तो सेकंड वन की बता रही है, क्या बता रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कह रही है कि सर ये कह रही है कि जो भी रिएक्टेंट्स होगा और मास होगा, उन दोनों का जो मास होगा वो बराबर होगा। मतलब इन दोनों का मास को ऐड कर लीजिए, मान लीजिए 1 kg है और इसका भी मास 1 kg होगा। अगर इसका मास 5 kg है तो इसका भी मास 5 kg होगा। तो मतलब ये कह रहा है एंड सेकंड थिंग ये भी कह रही है आपकी, देखो क्या कह रहा है इसमें, एटम्स आर इंडिविजिबल। भाई ये सही बात है, एटम्स आर इंडिविजिबल है। मतलब अगर ये एक एटम है मान लीजिए, तो इससे इसको आप और छोटा नहीं कर सकते ना, बस वही ये बात कह रहा है। और कह रहा है कि इसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। मतलब ये जो मास है ना तो ये घटेगा रिएक्शन में और ना ही ये बढ़ेगा रिएक्शन में, समझे आप। मास जो है ना ही ये घटेगा रिएक्शन में और ना ही ये बढ़ेगा, तो नाइदर बी क्रिएटेड। सही बात है भैया, आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और आप इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं रिएक्शन में कुछ जल की खाक हो गया तो कम हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रोपोर्शन में रहेगा, बराबर रहेगा, एकदम क्लियर, ठीक है। तो मास कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कह रहा है आपका सेकेंड वन, मतलब सेकेंड थ्योरी आपकी कह रही है, 1 लिख दो यार, थ्योरी लिख दो, ठीक है, सेकेंड थ्योरी कह रही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, सेम चीज है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी के लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में डाल्टन्स की कौन सी थ्योरी बता रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। डाल्टन्स की थ्योरी आपने जो पढ़ी है उसमें से कौन सी थ्योरी ये बता रही है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में कौन सी थ्योरी डाल्टन की बता रही है। तो ये आपका बता रही है सबसे लास्ट वाली थ्योरी बता रही है। तो सबसे लास्ट वाली थ्योरी क्या कहती है कि इन अ गिवन कंपाउंड, आपका कंपाउंड जो है उसमें नंबर जो रिलेटिव नंबर्स हैं और टाइप्स ऑफ एटम्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो
सही बात है। मान लीजिए कि H2O है, H2O है, रिलेटिव नंबर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि ये H2 है और ये H3 है, एक H3O है और एक H2O और लिख दिया, तो मतलब ये एक दूसरे से रिलेटिव होंगे, मतलब ये H2 है तो ये भी H2 हो गया, तो रिलेटिव नंबर होगा। टाइप्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि इसमें कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन में कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो ये सारे ऐसे ही होंगे। टाइप्स ऑफ एटम भी कांस्टेंट होंगे, मतलब 2 ही हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन होगा, सब सारे मॉलिक्यूल में 2 ही हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा हाइड्रोजन 3 हो जाए या ऑक्सीजन 1 रह जाए, या फिर हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 6 हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज को कह रहा है। तो कौन सी थ्योरी कह रही है डाल्टन की, लास्ट वाली थ्योरी कह रही है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, कम ज्यादा नहीं हो सकता, जितना हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन मिलेंगे। अच्छा, डेफिनेट प्रोपोर्शन एक और चीज इसमें रहेगी, जैसे कि मान लीजिए H2O है, H2O का जब हम प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 1:8 निकालेंगे। किस तरीके से, ये आपका निकल जाएगा 2U और इसका निकल जाएगा आपका 16U, ये एटॉमिक मास निकाल दिया हमने, और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को क्रॉस करेंगे तो 1:8 आएगा। तो 1:8 ये सारे मॉलिक्यूल का मास होगा, सारा प्रोपोर्शन जो होगा डेफिनेट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका 1:9 निकल जाए, इसका 1:10 निकल जाए, सबका सेम होगा, वही कह रहा है डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्या कह रहा है आपका कि डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट देखो AMU, एटॉमिक मास यूनिट ऐसा ही होता है। एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म AMU होता है कि नहीं होता है, इतना क्लियर, इसको बताना है कि क्या है, ठीक है, ये क्या चीज है। तो ये कह रहा है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ C12। मैंने ये एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं है C12 का भी हो सकता है ये H2 का कर लो, ऑक्सीजन का कर लो, ऑक्सीजन में कितने हैं 16, इसका कर लो, ठीक है, हाइड्रोजन में 1 होता है, इसका कर लो, इसके बाद आप कोई भी एक पार्ट ले लो और उसका आप एक पार्ट निकाल लो, ठीक है, बता देंगे अभी। तो ये जो AMU होता है वो इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ C12। तो C12 जो है, मान लीजिए ये मैंने C12 बनाया, इसमें 12 पार्ट्स कर दो, 3 4 5 6 ही क्या कहते हैं भाग हो गया, तो ये हो गया 12 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स हो गया। तो इसका जो एक पार्ट होगा ना, आप सही से इसको करना, मैं थोड़ा गलत किया, इसका जो एक पार्ट होगा वो आपका क्या होगा 1 AMU, 1 AMU, इसका एक पार्ट 1 AMU होगा। तो इसका एक पार्ट जो है इक्वल टू किसके होगा 1 AMU के। क्लियर, इसका एक पार्ट इक्वल टू किससे होगा 1 AMU के। इतना क्लियर हुआ, इसलिए कह रहा है एग्जैक्ट टू। अच्छा, 1/12 का मतलब ये हो ना कि 1 पार्ट ओनली, पूरे का सिर्फ 1 पार्ट के बराबर होगा 1 AMU। इतना क्लियर हुआ। इट इज यूज्ड टू मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब ये मान लो कि इसको मैंने 12 पार्ट्स में कर दिया, बाकी भी पार्ट्स होंगे ना, तो सारे पार्ट्स को, इस बचे हुए पार्ट्स को, मतलब मान लीजिए निकाल लिया, इसके बचे हुए पार्ट्स को सब एटॉमिक बोल देंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। तो वो मेजर करने के लिए हम करते हैं, बस इतना ही था इसमें। क्लियर। अगर मान लीजिए आप ऑक्सीजन का निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का भी इस तरह से कर लो, 1 2 3 4 16 पार्ट्स है ना इसके, 5 6 7 जगह नहीं है भैया, 8 16 पार्ट्स हो गए। इसका कोई एक पार्ट निकाल लो तो ये जाएगा 1/16 हो जाएगा ना, 1/16 ऑफ किसका O16 का, क्योंकि इसका O का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, और इसका 1 AMU कितना हुआ, इतना हुआ, ये कितना हुआ 1 AMU। तो क्या कह रहा है 1 AMU इज इक्वल टू 1, देखो इतना समझ में आ जाए, मैंने ये लिखा था 1/16 पार्ट ऑफ O16, ठीक है, इज इक्वल टू 1 AMU, क्योंकि यहाँ 1 की बात हो रही है ना, 1 की, ये 1 जो है इसके बराबर है ना, बस यही है कह रहा है। आप कुछ भी ले लो इसकी जगह पे, मान लीजिए मैंने ले लिया 17 इज इक्वल टू 1 AMU ऑफ 17 किसका हो गया आपका क्लोरीन का हो गया, तो क्लोरीन का जो है 1 इस 1 के बराबर हो गया। तो बस यही कह रहा है आपका, जिसका 1 पार्ट है किसी भी
एटम को उठा लो, हाइड्रोजन के या किसी भी को एटम को उठा लो और उसका वन मतलब इस तरीके से कर दो ना, नीचे उसका एटॉमिक पूरा लिख दो, तो उसका जो वन अपॉन जितना ही पार्ट होगा वो उसके इक्वल टू होगा 1 AMU के। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है why is it not possible to see an atom with naked eye। भैया हम एटम को अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते, ये पूछ रहे हैं डायरेक्टली। तो आप क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, तो उसको आप कह सकते हैं क्योंकि इसके डायमेंशंस जो है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। और कितना छोटा होता है ये 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा, इसलिए हम इसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं।